और दूसरे दिन सुबह हम चले एमरल्ड लेक की ओर, जिसकी यात्रा हमारी अभी भी शेष थी। हम अपनी निजी गाड़ी लेकर गए थे वहाँ। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और शंकुधारी वन को देखते देखते हम चले एमरल्ड लेक की ओर। और हम आ पहुँचे एमरल्ड लेक पर। दोस्तों, वैसे आमतौर पर जितने भी यहाँ पर लेक है ये सभी एक तरह के हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी विविधता है हर एक लेक के अंदर। और आप कभी भी यहाँ किसी भी लेक पर आते हैं तो एक खास ध्यान आप ये रखिए कि आपको हमेशा गर्म कपड़े अपने साथ में रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पर आप कभी आते हैं तो हो सके तो जून, जुलाई या अगस्त तक आ जाए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये झील जो है, इसकी सुंदरता तो बेनमून है, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के नागरिक ये सभी मिलके ये सुंदरता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये झील का पानी जो है ये नीला दिखता है, और ये कितना साफ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ना तो जो ये झील है, झील के अंदर जो पत्थर है और मिट्टी है, ये भी इस पानी से हम आर पार देख सकते हैं। तो ये सिविक सेंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झील में स्नान करने की आपको अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ, यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो। और एमरल्ड लेक की एक खास बात कि यहाँ पर झील के बीचों बीच एक पुल बनाया है, तो आप पुल के ऊपर आके झील को बहुत करीब से देख सकते हो। ये झील का छोटा सा हिस्सा है, और दूसरी तरफ जो हमने पहले देखा था वो झील का बड़ा हिस्सा है। और यहाँ पर ये फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पर कुछ लोग जॉगिंग भी करते हैं, और इस पुल की वजह से एमरल्ड लेक अन्य सभी झीलों से भिन्न दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो इस झील का पानी बहुत ही नीला है, और यहाँ आसपास में जो शंकुधारी वृक्ष है उसकी छाया की वजह से वो कहीं कहीं पर हरा भी दिख रहा है। तो मिला जुला कर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये झील है वो एमरल्ड की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इस लेक का नाम एमरल्ड लेक रखा गया है। और यहाँ पर आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी वगैरह यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर रिफ़्रेश होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी जगह काफ़ी अंतर पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा घंटे तक सफ़र करना पड़ता है और उसके बाद आप यहाँ पर आते हो। और यहाँ से हम चले किकिंग हॉर्स रिवर वैली की और बड़ी द किकिंग हॉर्स रिवर वैली के ऊपर नेचुरल तरीके से एक पुल बन गया है, और वो कैसे बना है वो जो अधिक जानकारी लेना चाहते हैं वो इसे ध्यान से पढ़ ले। ये है नेचुरल ब्रिज की तस्वीर, और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये तस्वीर है नदी की, और अब आप सुनेंगे नदी की आवाज़। यहाँ पे सेल्फी निकालते हो आप या वीडियो बनाते हो तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ पर पानी का बहाव बड़ा तेज होता है, और जो चट्टान है वो कभी कभी थोड़ी सी फिसलन हो जाती है पानी की वजह से, इसलिए बहुत संभालना ज़रूरी है। ये पानी देखिए जब बहता है तब बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पार्किंग के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है और बहुत ही स्पेशियस जगह है, यानी कि आपको गाड़ी पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है। और यहाँ से अब हम जल्द से जल्द निकलना चाहते थे, क्योंकि अभी हमारी यात्रा अधूरी थी, उसको भी हम पूरा करना चाहते थे। बेहद सुंदर पहाड़ियों के बीच से सुंदर सड़क के द्वारा हम योहो रिवर, टकाका फॉल और योहो रिवर और किकिंग हॉर्स रिवर का जहां संगम होता है वो जगह आज देखना चाहते थे।
ताकि कल हमारे पास पर्याप्त समय रहे कोलंबिया आइसफील्ड देखने का। हाँ, और अभी तो हमें अपर हॉट स्प्रिंग भी देखना बाकी था। तो अब हम जितने भी हमारे स्थान है उस स्थान पर हम कम से कम समय बिताएंगे, ताकि हमारी यात्रा जो है वो हम पूरे तरीके से मुकम्मल कर सकें। अब हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले टकाका फॉल्स, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ाव है उसमें यहाँ से सबसे करीब जो है वो टकाका फॉल्स है। और अब हम टकाका फॉल के काफ़ी करीब आ चुके हैं और हम आखिरकार पहुंच गए टकाका फॉल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर स्पाइरल टनल का जो अपर पोर्टल है वो कैथेड्रल माउंटेन में है और उसकी लंबाई 3255 फीट की है। लेकिन चूंकि इसका मोड़ जो है वो 280 डिग्री का है, इसीलिए अपर पोर्टल और लोअर पोर्टल के बीच का जो अंतर है वो मात्र 48 फीट का है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे योहो रिवर और किकिंग हॉर्स रिवर दोनों का संगम जहाँ पर होता है वो स्थान भी यहाँ से करीब है, तो वो भी हम साथ साथ में ही देख लेंगे। यहाँ पर दोनों नदियों का जो संगम है वो काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सामने से जो नदी बहकर आ रही है वो है किकिंग हॉर्स रिवर और बाईं ओर से जो आ रही है वो है योको रिवर, और ये दोनों का यहाँ संगम होता है और उसके बाद दोनों का पानी मिलकर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये हम आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे, लेकिन ये दूर से जो है वो आप संगम स्पष्ट ज़्यादा देख सकते हो, इसलिए हमने एक जो यहाँ का मुख्य वीडियो है वो दूर से लिया है। इस तस्वीर में अब देखिए सामने से जो पानी आ रहा है वो किकिंग हॉर्स रिवर का है और बाईं ओर से पानी आ रहा है योको रिवर का, और दोनों पानी मिलकर दाईं ओर जा रहा है। और ये नज़दीक से वीडियो दोनों नदियों का संगम जो है वो यहाँ से बहुत ही साफ दिखाई देता है। और अब हम देखेंगे टकाका फॉल्स। ये आ गया टकाका फॉल। ये इस वक्त जो हमने ये वीडियो लिया है वो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी से लिया है, ताकि हम आपको ये फॉल जो है वो साफ साफ दिखा सके। और ये फॉल का पानी इतना शक्तिशाली होता है कि हम इसके ज़्यादा करीब ना जाए, ये हमारे लिए ही बेहतर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी का बहाव नीचे आ रहा है। और ये टकाका फॉल का और एक व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहाड़ियों का भी हम आपको दृश्य साथ में दिखाएंगे। ये देखिए काफ़ी ऊंची पहाड़ी है और वहाँ से ये टकाका फॉल ये बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी भारी मात्रा में नीचे आ रहा है। और यहाँ जैसे नीचे आता है यहाँ पर वो नदी के स्वरूप में अपने आप को ढाल देता है और यहाँ से नदी की तरह बहता है। ये जो टकाका फॉल से गिरता हुआ पानी जब नीचे आकर नदी बनता है तब ये उसकी गति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गति से पानी पहाड़ी से नीचे ज़मीन पर गिरता होगा। और ये टकाका फॉल जहाँ पर है वहाँ से हमारी गाड़ी हमने 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पार्क की है, क्योंकि यहाँ गाड़ी लेकर आना अलाउड नहीं है, तो हमको थोड़ा सा पैदल चलना भी पड़ता है। और इसका हम फ़ायदा उठाते हुए बीच में जो कुछ भी यहाँ पर खूबसूरती हमको दिखाई दी थी उसको अधिक से अधिक हमने कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ की हरियाली देखिए, और हरियाली के पीछे वो छुपा हुआ सुंदर पहाड़ है वो भी आप देखिए। इसमें यहाँ से बरसों पहले ये जो पर्वत है ये पूरे बर्फ से ढके हुए रहते थे। और वास्तव में टकाका फॉल जो हम देख रहे हैं आज वो भी बरसों पहले एक ग्लेशियर था, और वो ग्लेशियर अब पिघला है और उसका पानी जो है वो फॉल के स्वरूप में ज़मीन पर आता है और उसके बाद नदी बनकर बह जाता है। और दोस्तों और भी बहुत सारी खूबसूरती हम आपको दिखाते जाएंगे जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा।
यहाँ की सरकार ने जगह जगह पर ये लिखा है कि अगर यही खूबसूरती हम ज़्यादा साल तक देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस खूबसूरती को देख सके, तो हमको वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना पड़ेगा और पर्यावरण जो है उसको भी बहुत संभालना पड़ेगा। ये हमको एक सड़क मिली है जो कि हमको टक्काकाव फॉल के पास ले जाएगी और सुरक्षित भी रखेगी। इस वक्त ये गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो करीब 15 डिग्री के आसपास है। यहाँ पर हमको ठंड लग रही है इस वक्त। और यहाँ से हम बेहद खूबसूरत घाटी से नीचे उतरेंगे और फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे आज का हमारा आखिरी लक्ष्य पूरा करने के लिए, बैंफ अपर हॉट स्प्रिंग का आनंद लेने के लिए और वहाँ के सुंदर वीडियो और तस्वीर खींचने के लिए। अब हम चल रहे हैं हॉट स्प्रिंग की तरफ। और हम आ चुके हैं यहाँ पर बैंफ अपर हॉट स्प्रिंग में। और यहाँ का समय जो है वो सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक का है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरत पहाड़ियों की सुंदरता और नज़ारा है। और यहाँ का तो हॉट स्प्रिंग वाकई में काफ़ी हॉट है।
और ये जो बैंफ अपर हॉट स्प्रिंग का बाहरी नज़ारा है वो तो दर्शनीय है, और यहाँ पर ये पूल के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ का भी नज़ारा बेहद खूबसूरत है। और दोस्तों वैसे हकीकत में यहाँ का जो पानी है उसमें स्नान करना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष टेक्निक से इस पूल के पानी को गर्म किया गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जब कभी भी आप बैंफ आते हो तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको गर्म कपड़े साथ में रखना है, दूसरा आपको रेनकोट साथ में रखना है, और आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी साथ में रखना है, ताकि आप यहाँ के हॉट स्प्रिंग का भी आनंद उठा सकें। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है, और कल हम जाने वाले हैं कोलंबिया आइसफील्ड, और इसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। और दोस्तों वो एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस मत करना। नमस्कार, धन्यवाद।